हेलो फ्रेंड्स, रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस बार इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा 2021 में, उसमें किस प्रकार से 100 मार्क्स का इंग्लिश पूछे जाएंगे। उसमें हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 100 मार्क्स का जो इंग्लिश होगा उसमें से 50 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का आएगा सब्जेक्टिव। कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे ये सारे हमने चर्चा कर चुका है। तो अगला जो हम लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ग्रामर पोर्शन को। ग्रामर सेक्शन को पूरा करने के बाद साथ ही साथ बीच बीच में हम आपका सिलेबस जो बुक है रेनबो, उसका भी सारी समरी और ऑब्जेक्टिव वगैरह कराते चलेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं अपने ग्रामर सेक्शन को, और ग्रामर सेक्शन में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइम एंड टेंस को। तो टाइम एंड टेंस को शुरू करते हैं। इसका नाम है टाइम एंड टेंस। इसका नाम है टाइम एंड टेंस। आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज आप लोग जरूर आराम से पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। ये टाइम एंड टेंस क्या होता है? क्या टाइम और टेंस जो है वो दोनों एक ही है? तो नहीं, टाइम और टेंस जो है वो दोनों एक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि टाइम जो है, टाइम का जो अनुभूति, जो अवधारणा है, वो पूर्व काल से चला आ रहा है। टाइम का जो अवधारणा है वो पूर्व काल से चला आ रहा है, पहले के समय से चला आ रहा है। जिस समय आदमी के पास कुछ ज्ञान नहीं था, खेती बाड़ी करना नहीं जानता था, वस्त्र क्या होते हैं, वस्त्र पहनना नहीं जानता था, रहन सहन के बारे में नहीं जानता था, उस टाइम भी समय का अनुभूति होता था लोगों को, ठीक है। उस समय भी ये टाइम चलता था, लेकिन उस टाइम ये टेंस का ज्ञान लोगों को नहीं था, ठीक है। तो ये टेंस जो है ये क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। सीधा सीधी हम लोग समझ जाते हैं कि टेंस का मतलब क्या काल होता है, लेकिन टेंस का मतलब काल होता है, ठीक है। आपका कहना सही है, किताबी नॉलेज में आप सही ज्ञान रख चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज ध्यान से सुनेंगे कि आखिर टेंस का मतलब होता क्या है। तो टाइम का मतलब आप सही से जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि टाइम का मतलब होता है समय, और टेंस का मतलब होता है क्रिया का रूप। टेंस का मतलब क्या होता है? क्रिया का रूप। इसे हम लोग कह सकते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, या वर्ब फॉर्म भी बोल सकते हैं आप। तो टाइम एंड टेंस का मतलब है क्रिया का रूप से। किससे मतलब है? टेंस का अर्थ है क्रिया का रूप, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका एक डिफिनेशन हम लिखते हैं और इसकी मदद से हम आपको कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, ध्यान देंगे। The change of verb form according to time is called time and tense। कहा जाता है कि द चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म यानी कि क्रिया के रूप को बदलने की, अकॉर्डिंग टू टाइम समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म को बदलना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। फिर से आप सुनेंगे। समय के साथ, समय के देखरेख में या समय के अनुसार क्रिया के रूप का बदलना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे कि समय के अनुसार क्रिया के रूप को बदलना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है।
समय के अनुसार क्रिया के रूप को बदलना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिए। देयर आर 3 टाइम्स। देयर आर 3 टाइम्स। टाइम्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टाइम्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है और एक फ्यूचर टाइम होता है। प्रेजेंट टाइम जो होता है जिसे हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अर्थात जिसे अभी हम अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, जिस काल में अभी हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। और पास्ट टाइम वो टाइम होता है जिसे हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अर्थात पास्ट टाइम वो टाइम होता है जिसका अनुभूति हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है। और फ्यूचर टाइम जो होता है वो टाइम होता है जिसके बारे में हम लोग आगे कुछ करेंगे, जिस समय को हम लोग आगे अनुभव करेंगे वो हमारा फ्यूचर टाइम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे देयर आर 3 टाइम्स। उसमें से फर्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा प्रेजेंट टाइम, लिखते चलेंगे। दूसरा आएगा आपका पास्ट टाइम और तीसरा जो आएगा वो आएगा आपका फ्यूचर टाइम। तो हमने बोला ये टाइम एंड टेंस क्या होता है? द चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस, अर्थात समय के अनुसार क्रिया के रूप को बदलना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। हम बोले कि देयर आर 3 टाइम्स। टाइम्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ सर गलत बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सही से समझ ले कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। टाइम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वो होता है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और एक फ्यूचर टाइम। तो इसे आप लोग आराम से लिख लें। एक है प्रेजेंट टाइम, एक है पास्ट टाइम, एक है फ्यूचर टाइम। तो इसे आप लोग आराम से लिखें। लिख लिए होंगे तो देखते हैं आगे। टेंस की अगर हम बात करें, तो कहा जाता है देयर आर 4 टेंसेस। देयर आर 4 टेंसेस। अब आपको थोड़ा सा शौक लगा होगा कि हमने तो अभी तक 3 टेंस ही पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, लेकिन यहाँ तो 4 टेंस आने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे थोड़ी सी एक बात को कि ग्रामेरियन जो होते हैं, जो व्याकरणाचार्य होते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी व्याकरणाचार्य हैं, ग्रामेरियन हैं, जिन्होंने बताया टेंस 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और कुछ लोगों ने बताया टेंस 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक ही नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया है कि टेंस 5 और 6 प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि ये सही है या गलत है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको जैसा बताया जाता है वैसा आप फॉलो करते चलें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे, फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि देयर आर 4 टेंसेस। टेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो होता है ये होता है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका आता है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका आता है
परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखें, इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस। परफेक्ट तो आपका परफेक्ट रहेगा, इसको कंटिन्यूअस को इम्प्रोग्रेसिव बोला जाता है। परफेक्ट को परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इंडेफिनिट टेंस जो होता है, कोई भी इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में चलिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा, पास्ट टाइम में चलिएगा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आएगा, और फ्यूचर टाइम में चलिएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस आएगा। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस के अगर बात करें हम, ठीक है, तो प्रेजेंट में आप चलिएगा प्रेजेंट टाइम में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा, पास्ट टाइम में जाइएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, और फ्यूचर टाइम में जाइएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब हम लोग ध्यान ये देंगे कि इंडेफिनिट जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, ठीक है, तो इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म को यूज कर सकते हैं, तो आप लोग आराम से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, किसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज कर सकते हैं। इंडेफिनिट टेंस जो होगा उसमें हम या तो V1 का प्रयोग करेंगे या V2 का प्रयोग करेंगे, या तो फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी दिए जाते हैं कि वर्ब का पांचवें रूप का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बिकॉज इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही एस या एस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है अगर आप एडवांस में चलेंगे, एडवांस इंग्लिश में तो, लेकिन आपको समझने के लिए बता दिया जा रहा है कि इंडेफिनिट टेंस में आप ध्यान रखेंगे, और अगर कहीं पढ़े हैं तो जा करके देख लेंगे अपने कॉपी में, अपने नोट में, ठीक है, नोट्स में, ठीक है, जो नोटबुक आप बनाए हैं उसमें आप देखिएगा कि कहीं भी अगर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसके सिवाय, V1, V2 और V5 के सिवाय, ठीक है। तो यहीं पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इंडेफिनिट टेंस जब भी पढ़ेंगे, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसमें हम लोग V1, V2 या V5 का प्रयोग करेंगे। और कंटिन्यूअस टेंस जो चलेगा, कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, और बी वर्ब क्या होता है उसकी चर्चा हम बहुत अच्छे तरीके से वॉइस में करेंगे, ठीक है। तो बी वर्ब में यहाँ थोड़ा सा हम बता दें कि बी वर्ब हम लोग बोलते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर को, ठीक है। बी वर्ब हम बोलते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर को, तो बी वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा हर एक कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा वहाँ बी वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। अब चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में आपका आएगा हैव वर्ब, हैव वर्ब आएगा। अब हैव वर्ब में क्या क्या आ सकता है, हैव आ सकता है, हैज आ सकता है या हैड आ सकता है, ठीक है। हैव वर्ब में हैव वर्ब का जो ग्रुप होता है वो हैव, हैज या हैड लेकर के आता है, तीन गो में से कोई भी आएगा। और इसके बाद हैव वर्ब के बाद हमेशा हमेशा केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। ध्यान रखेंगे जहाँ पे भी हैज, हैव या हैड में से कोई आ गया तो जस्ट उसके बगल में अगर कोई वर्ब का फॉर्म चाहिए तो वो केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका नाम ही है परफेक्ट और कंटिन्यूअस, अर्थात इस टेंस और इस टेंस दोनों का मिश्रण है। तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हैव वर्ब आता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस में बी वर्ब आता है, इसमें V3 आता है और इसमें V4 आता है। दोनों में जो होता है वो झगड़ा हो जाता है, दोनों बोलता है कि हम भी हैं यहाँ पे आए हुए, ये कंटिन्यूअस बोलता है हम भी हैं, परफेक्ट बोलता है हम भी हैं, लेकिन दोनों में देहाती फार्मूला लगाया जाता है। देहाती फार्मूला लगाया क्या जाता है उसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हैज या हैव को लाया जाता है, हैज या हैव को निकाल सकते हैं, इसमें हैव फॉर्म को लाया जाता है, हैव वर्ब को लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हैव वर्ब को लाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे बी फॉर्म को लाया जाता है। किसको लाया जाता है, बी फॉर्म को लाया जाता है, ठीक है, बी वर्ब को लाया जाता है। उसके बाद यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म को लाया जाता है, हैव वर्ब, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद वर्ब का
फोर्थ फॉर्म को लाया जाता है। तो ये आपका चलता है टेंस में, एक इंडेफिनिट टेंस, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इंडेफिनिट में V1 V2 और V5 का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस में बी फॉर्म प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में हैव फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव फॉर्म आएगा, जैसे हैव, हैज या हैड आता है, ठीक है। उसके बाद बी फॉर्म आता है, ठीक है। बी फॉर्म का दे तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। बी वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है। क्या होता है? बीन होता है। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से परफेक्ट जब झगड़ा करता है तो परफेक्ट से बोला जाता है कि आप यहाँ आ जाइए, और बी वर्ब जो आता है या इसका तीसरा रूप लेकर के बीन में आ जाता है, और यहाँ से ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग आप कुछ नहीं लगाएंगे, बस इतना थोड़ा सा ये कर लें। आप साइड होते हैं, लिख लेंगे। आई होप आप लिख लिए होंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। ये इंडेफिनिट टेंस जो आया है, ध्यान से देखेंगे। तो अब आपको तीनों टाइम के अनुसार, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के अनुसार हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से टेंस का फॉर्म आद किया जाता है। जैसे आप लोग करते क्या है, प्रेजेंट में अगर चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद आप अगर चलते हैं पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर में भी सेम इसी प्रकार से चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई बात नहीं। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा भी होता है कि आप भूल जाते हैं कि टेंस कौन कौन से है, ठीक है। तो इतने दिमाग ना लगाएं, केवल ये चार को याद कर लें। एक है इंडेफिनिट टेंस, एक है कंटिन्यूअस, एक है परफेक्ट और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये आपको चारों याद है तो टोटल आपके साथ अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ अगर हम लोग प्रेजेंट जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे? प्रेजेंट जोड़ देंगे। सोचिए, इसके साथ जैसे ही हम लोग प्रेजेंट टाइम को लाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम पास्ट को रखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग फ्यूचर को रखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आपको टोटल 12 को जो होता है टेंस का फॉर्म, ये आपको याद हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग टेंस को निकाल लेंगे, ठीक है। टेंस को पढ़ाने के बाद आपको हम वॉइस बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। वॉइस जो आप लोग को हार्ड लगता है वो केवल 2 मिनट की कहानी है, ठीक है। वॉइस में हम बहुत अच्छे से वॉइस का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसे ध्यान से समझना है। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब है क्रिया कारक, और प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में कोई क्रिया होता तो है, लेकिन किस टाइम में होता है कोई स्पेसिफिक टाइम उसका नहीं है, ठीक है। होता तो है काम, लेकिन वो किस टाइम में होता है, किस समय पे हो जाएगा, इसका कोई गारंटी ही नहीं है। तो वो कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वैसी क्रिया जो वर्तमान में होता है, लेकिन होने की कोई खास जो स्पेसिफिक टाइम जो होता है, पार्टिकुलर टाइम जो होता है वो उसका नहीं होता है, उस कार्य को हम लोग रखते हैं, उस वर्ब को हम लोग रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी बताए जाते हैं, इसका पहचान बताया जाता है,
पहचान ये बताया जाता है कि दादाओं के तहत जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। भाइयों दोस्तों, ये सारे चीज़ एग्जाम में आपसे कुछ पूछे नहीं जाएंगे कि इसका पहचान क्या होता है, ठीक है। और हम इतने एक्सप्लेन में अभी कुछ आपको बताने वाले भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो है वो मेरा मोटो जो है वो डायरेक्ट है, मेरा जो एम है वो डायरेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि एग्जाम में हम कितना जल्दी एग्जाम के लिए हम आपको प्रिपेयर कर सकें। तो ये सब ज़्यादा कुछ लेंदी हम करेंगे नहीं आपको, ठीक है। पहचान में है तो सीधा सा लिख देते हैं कि क्रिया के अंत में क्या रहेगा। क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ इत्यादि। अगर ये सारी चीज लगे हुए हैं क्रिया के अंत में तो उसे समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें राधा नाचती है, राधा नाचती है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अंत में आया है ती है, अंत में आया है ती है, और हम लोगों ने इसका पहचान को पढ़ा है कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ इत्यादि लगा होता है, उसे हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो अब इसमें देखते हैं कि राधा नाचती है, तो अंत में देखिए सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि नाचना एक वर्ब है, नाचना एक वर्ब है, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि वर्ब के अंत में यानी कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है रहता है। और देखिए ये वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में क्या आया है, इसके अंत में आया है ती है, इसके अंत में आया है ती है, ठीक। अब ती है तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हम लोग इसे समझ ही गए। चलिए अब इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक। जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो बनावट होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनेगा वो आपका बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो उसका पैसिव हो सकता है, बन सकता है, लेकिन अगर कंप्लीमेंट है सेंटेंस में तो उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। ये हम चर्चा करेंगे वॉइस में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक के देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपका इस प्रकार से बनता है। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आता है। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि वर्ब का पांचवा रूप और वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा और वर्ब का पहला रूप जो यहाँ पे देख रहे हैं हम कब किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट आएगा आपका दो तरीके से, ठीक है। एक तो आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और एक आ सकता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आएगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो आप वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा बगल में आप समझ ले। देखिए आपसे हम एक चीज पूछते हैं कि मान लिया जाए प्ले लिखती हैं और प्लेज लिखती हैं, इसमें से आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। ये दोनों में से आपको बताना है कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है, ठीक है। तो आप जो भी बोले, ठीक है, आगे सुन लेंगे इसे। देखिए ये जो है आपका ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आप जानते हैं, और ये जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है सो प्लूरल है और ये जो है सिंगुलर है, लेकिन ऐसा गलत होता है, ठीक है। तो क्या होगा सही उसे आप ध्यान से देखेंगे। ये सिंगुलर नहीं बल्कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये प्लूरल नहीं बल्कि ये सिंगुलर है, ठीक है। इसका फंडा क्या है, नाउन में अच्छा से बताते हैं।
वर्ब वाला टॉपिक जब शुरू करेंगे तो उसमें भी अच्छा से बताएंगे, ठीक है, कि नाउन जो होता है वो सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है एस या एस जोड़ के, लेकिन अगर वर्ब में एस या एस जुड़ता है तब वो सिंगुलर बन जाता है। तो यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यही एक फंडा है। जो सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब का पांचवा रूप लेकर के आता है, यानी कि वर्ब का पांचवा रूप जो हो गया ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब इसका चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर में। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा वो इस प्रकार से कुछ बनेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में नोट का प्रयोग किया जाता है। नोट का प्रयोग करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं आता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो हेल्प करने के लिए इसको एक चीज आता है डू, ठीक है, और डू का ही फिफ्थ फॉर्म बनता है डज। तो हम लोग डू या डज का हेल्प लेते हैं, इसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे डू डज किसी भी सेंटेंस में आ गया, डू डज या डिड तीनों को ध्यान रखना है। डू डज या डिड में से कोई भी आ गया तो उसके बाद आने वाला वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म में रहता है, केवल फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और इस प्रकार से आपका बन गया ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखेंगे। आप लोग लिख लिए होंगे तो आगे चलते हैं। देखिए इसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लिए, अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे मतलब कि डू या डज जो है इसमें ये आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू डज को हम लोग सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे और डू डज के बाद सब्जेक्ट को रखा जाता है प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि बोल दिए सब्जेक्ट में कहीं पे भी अगर डू डज डिड आ गया तो उसके साथ रहने वाला वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म में आता है। प्लस उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और एक अगला जो सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका फर्स्ट बन गया। और इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डू या डज यहाँ पे रखने के बाद सब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद नोट आता है, उसके बाद V1 आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये जो बनता है ये आपका बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और इस प्रकार से आपका ये चार स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे सेंटेंस देगा कैसे एग्जाम में जो बताते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो इसे लिख लेंगे। आगे हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। देखिए अगर हम बोलेंगे राम प्ले या फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं, फुटबॉल इन द फील्ड। अब इधर आपका ऑप्शन आया, एक है प्ले और एक है प्लेज। अगला जो सेंटेंस है उसको हम लिखते हैं
वी वी तो यहाँ पे देख रहे हैं वी आया है, इसके अनुसार अगर हम कर दें वी वी अ बुक, छोटा छोटा सेंटेंस दे रहे हैं जिससे आप लोग आसान से समझ सकें। तो वी रीड अ बुक, सॉरी वी अ बुक, अब इसमें हम ऑप्शन में दे देते हैं रीड और रीड्स। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं द बॉय नोट, चलिए यहाँ से इसको पूरा खाली रखते हैं। द बॉय नोट, द बॉय नोट टू मार्केट, द बॉय टू मार्केट। अब ऑप्शन में हम देते हैं डू नॉट गो, डज नॉट गो। अब इसमें से आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम बता देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। तो राम आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, और सिंगुलर वर्ब हम बताए हैं कि प्लेज है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेज। आगे देखते हैं वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रीड जो है ये सिंगुलर है और रीड जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, रीड आएगा, ठीक है। चलिए आगे द बॉय, द बॉय क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर मतलब कि क्या चीज, डू नोट की डज नोट, डू नोट या डज नोट। देखिए तो आपको देखना है कि डज नोट आएगा, क्योंकि यहाँ जो बॉय है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर है ये और प्लूरल है ये। अब देखिए ये गो दोनों जगह सेम, ठीक है, क्योंकि ये गो जो आ रहा है ये फर्स्ट फॉर्म जो आ रहा है ये तो डू नोट के बाद और डज नोट के बाद हम बता चुके हैं कि डू या डज का जहाँ कहीं भी आएगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है। तो यहाँ ये द बॉय के अनुसार किसको लाएंगे, डज नोट को लाएंगे और लिखेंगे डज नोट गो टू मार्केट। तो क्या होगा, राम प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड, वी रीड अ बुक, द बॉय डज नॉट गो टू मार्केट। इतना आप लिखेंगे जल्दी। तो लिख लिए होंगे, चलिए बंद कर देंगे। आज तक बस इतना ही छोड़ते हैं शेष, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। तो अगले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को और पूरी अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे कि ख़त्म कर दे जल्दी जल्दी, ठीक है। 3-4 एपिसोड में हम आपके टेंस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद वॉइस चलेगा, उसके बाद नरेशन चलेगा, ठीक है।